नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर नेताजी का चश्मा। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पाठ है इसको हमने काफी सेशंस पहले, यानी कि जब हमारा यहाँ पर सेशन था तब हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर को। लेकिन आज हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि क्या कुछ पढ़ा हमने अपने उस सेशन में इस पाठ के बारे में। तो नेताजी का चश्मा जो हमारा ये पाठ है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सीख हमें देता है और साथ ही ये पाठ परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए और साथ ही इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से एक व्यक्ति है जो सेनानी ना होते हुए भी, यानी कि वो किसी सेना में नहीं है या कोई कैप्टन नहीं है या कोई एक तरह से किसी एक तरह से संस्थान से नहीं जुड़ा हुआ है, वो एक सामान्य सरल आदमी होकर भी किस तरह की देशभक्ति उसके अंदर है। और अंत में जो आप नेताजी की मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा देखेंगे उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे आने वाले जो भविष्य में जो हमारे देश के बच्चे हैं उनमें भी कितना देश प्रेम और कितनी स्वतंत्रता की भावना है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ को यहाँ पर बताया गया है और काफी अच्छी सीख ये पाठ हमें दे रहा है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, ये जो पाठ है ये पाठ लिखा गया है स्वयं प्रकाश जी द्वारा। तो लास्ट सेशन में ही मैंने स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय भी यहाँ पर पढ़ा था। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 1947 को इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने के बाद बचपन में ही एक तरह से जो नौकरी का इनका बड़ा हिस्सा था वो राजस्थान में इन्होंने बिताया। और उसके बाद ये वसुधा नामक जो पत्रिका है उसके संपादन से भी जुड़े। और इस तरह से जो इनका 8वां दशक के जो स्वयं प्रकाश जी हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है और उनके 13 कहानी संग्रह हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उल्लेखनीय है। और इस बीच उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी चर्चित रहे और उनको पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और आदि बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। इनका निधन 2019 2019 में इनका निधन जो है हो चुका है। और देखिए, इनके बारे में काफी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और देखिए, इसको आप पाठ्य पुस्तिका से ही भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम जरूर याद होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका एक पठित गद्यांश के तौर पर भी आपके एग्जाम में आता है। यानी कि जब का आपने देखा होगा, एक तो आपका अपठित गद्यांश आता है, एक आपका पठित गद्यांश आता है। अगर आप लास्ट 4-5 ईयर्स के अगर पेपर्स उठा कर देखेंगे तो आप देखेंगे ये चैप्टर कई बार जो है रिपीट हुआ है, ठीक है? तो इस पाठ को आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे और देखेंगे ये पाठ जो है काफी अच्छी बातें सिखाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी लाइन लिखी है इस पाठ के बारे में कि जो चारों ओर सीमाओं से घिरा हुआ भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। तो जो चारों तरफ से सीमाओं से घिरा हुआ है भूभाग, उसका नाम ही देश नहीं होता, बल्कि देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, वहां की नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से और पशु पक्षियों तथा इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के प्रयास करना, ठीक है? इसका नाम ही देशभक्ति है। तो देखिए, हम केवल अगर एक एरिया जो है उसको घेर लें और उसको कहें कि ये हमारा देश है, ठीक है, तो इससे देश नहीं बनता। असल में जो देश बनता है वो देश बनता है वहां के रहने वाले नागरिकों से, वहां की नदियों से, वहां के पहाड़ों से, वहां की वनस्पतियों से, वहां के पेड़ पौधों से, वहां के पशु पक्षियों से
और देखिए, अब देखिए ये सारी चीजें क्या है, हमारे देश की एक सार्वजनिक संपत्ति है कि देश में जितने लोग रहते हैं उन सबकी ये संपत्ति है। देश की जितनी नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ठीक है। और अब आप देश प्रेम का नाम किसको देते हैं? देश प्रेम किसे कहते हैं? जो इन सभी चीजों से प्रेम करता है। मनुष्य आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यहाँ की नदियों को स्वच्छ बनाने की एक तरह से के लिए मेहनत करते हैं, यहाँ के पहाड़ों से, यहाँ के पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से, इन सब से प्रेम करना और हमेशा इनकी समृद्धि के लिए, यानी कि इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश को आगे लेके जाने के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। तो यहाँ पर आपको नेताजी का चश्मा जो कहानी है वो कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से, जो कैप्टन चश्मे वाला है उसके माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देशभक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि आपको हम हमेशा ये कह रहे हैं कि आप बंदूक लेकर जाइए और बॉर्डर पर खड़े हो जाइए, ठीक है। देशभक्ति जो होती है वो होती है कि आप किस तरह से अपने देश की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से आप यहाँ के नदियों को, पहाड़ों को, यहाँ की हवा को, यहाँ के लोगों को एक तरह से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया है कि देश निर्माण में, देश के निर्माण में, देखिए कहते हैं ना हमारा देश विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है, तो केवल एक इंसान के करने से ये चीजें नहीं होती। ये सारी चीजें होती हैं कि किस तरह से हम योगदान दे रहे हैं, हमारा क्या योगदान है। देखिए अब आप सोचेंगे कि हमें स्वच्छता अभियान चलाना है, हमें अपने आस पड़ोस में स्वच्छता अभियान चलाना है, हमें अपने शहर को अच्छा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो हमारे शहर के जितने भी नेता या जो भी होंगे, देखिए हम कहते हैं कि शहर जो है काफी गंदा है, लेकिन ये चीज हमें खुद से शुरू करनी चाहिए कि हम कहाँ से प्रयास कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्या हम गंदगी नहीं फैलाते हैं? क्या हम प्लास्टिक की पन्नियों का यूज नहीं करते हैं? क्या हम जो पानी एक तरह से चौक हो रहा है उसको नहीं हटाते हैं? या बहुत सारी छोटे छोटे लेवल पर जो हम कर सकते हैं, क्या हम वो करते हैं? नहीं, क्योंकि हम उस टाइम पे सोचते हैं कि केवल मेरे करने से क्या होगा। अब देखिए, एक 130 करोड़ जनसंख्या, 150 करोड़ जो है जनसंख्या हमारे देश की है, लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति यही सोचकर बैठ जाएगा कि मेरे करने से क्या होगा, तो फिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि एटलीस्ट मैं तो करूं, तो 150 की 150 करोड़ जो है पूरी जनसंख्या जो है सब करेगी, तो क्या बन जाएगा हमारा देश, क्या बन जाएगा हमारा राज्य, क्या बन जाएगा हमारा शहर, ठीक है। तो यही तरीका है कि किस तरह से हम अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं अपने देश, और यही है देश प्रेम, ठीक है। देश प्रेम का अर्थ ये नहीं कि आप बॉर्डर में जाकर बंदूक लेकर खड़े हो जाइए। देश प्रेम का अर्थ है कि कितना आप अपने देश की सार्वजनिक जो एक तरह से संपदा है उसकी कैसे आप रक्षा कर रहे हैं, कैसे आप वहाँ स्वच्छता बनाए रखे हुए हैं, कैसे आप वहाँ पर आए हुए मेहमानों का स्वागत करते हैं, कैसे आप एक तरह से ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, लोगों के साथ कैसा आपका व्यवहार है, ठीक है। तो ये कहानी कहती है कि इस सब में बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल हैं, यानी कि यहाँ पर केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं अपने देश की तरक्की में, अपने देश को विकास करने में, अपने देश का एक तरह से देश को आगे लेकर जाने में। तो एक बार देखिए चैप्टर को फिर से यहाँ पर रिवाइज करते हैं, क्योंकि कुछ भाग जो है इसका हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ चुके थे, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो अभी यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो देखिए नेताजी का चश्मा, ये जो कहानी है ये शुरू होती है एक हवालदार साहब से, जो हर 15वें दिन कंपनी के काम से के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। एक कस्बा था, एक एरिया था, वहां से वो अपने कंपनी के काम से हर 15 दिन में गुजरते थे। और कस्बा जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, कस्बा जो है वो एरिया जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, जिसे पक्के मकान कहा जा जिसे पक्का मकान कहा जा सके, यानी कि कोई भी वहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, कोई बहुत बड़ा पक्का मकान वहां पर नहीं था। तो वैसे ही कुछ मकान जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था कस्बे में। एक तो लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था,
2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका भी थी। एक नगर पालिका थी और वो नगर पालिका हमेशा कुछ न कुछ करती भी रहती थी, छोटे छोटे काम जो है करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, तो कभी छोटा सा एक कवि सम्मेलन करवा देती थी। इस नगर पालिका के उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर कोई उत्साही यानी कि जो काफी ज्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, अपने काम के लिए कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ऐसे ही एक अधिकारी एक बार आए और उन्होंने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, जो शहर का मेन मार्केट था, वहां का जो मेन चौराहा था, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यानी कि जो है चौराहे का थोड़ा इफेक्ट जो है बढ़ जाए, थोड़ा एक तरह से लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो, ये सोचकर उन्होंने वहां पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब देखिए ये कहानी पूरी जो है ये उसी प्रतिमा के बारे में है, और उस प्रतिमा के बारे में नहीं बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, यानी कि एक छोटा सा पार्ट है उस मूर्ति का जिसके बारे में ये पूरी कहानी है। तो देखिए लेखक कहते हैं कि पूरी बात तो हमें नहीं पता, यानी कि आखिर क्या हुआ होगा, किस कंडीशन में ये मूर्ति बनी होगी, ये पूरी बात तो हमें नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं कि शायद देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और मूर्ति की लागत का अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और फिर बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में स्थानीय कलाकार से ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मान लीजिए मोतीलाल जी को ही काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो देखिए बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पर बात नहीं पता है कि किन कंडीशनों में और किसके द्वारा ये मूर्ति बनाई गई, लेकिन लेखक अनुमान लगा रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी इस कहानी में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे देश के जो अच्छे मूर्तिकारों की शायद जानकारी नहीं होगी, और एक तरह से अच्छी मूर्ति बनाने का, यानी कि अगर अच्छी मूर्ति बनानी है तो उसके अनुमान के इसके लायक जो बजट है वो शायद बहुत ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से पैसा नहीं होगा, या फिर काफी समय, क्योंकि कोई भी सरकारी काम हो वो बिना परमिशन के नहीं किया जाता और उसकी परमिशन में ही काफी टाइम लग जाता है। तो देखिए शायद इसी कारण काफी चिट्ठी पत्री में समय भी बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की जो यहाँ पर जो आए हैं, जो वहाँ के नए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में उन्होंने फटाफट किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया होगा। और शायद वो कहते हैं अंत में इस कॉलेज के ही जो इकलौता हाई स्कूल यहाँ पर है, उसके ड्राइंग मास्टर जो है मोतीलाल जी को ही शायद ये काम सौंप दिया होगा, और जिन्होंने शायद महीने भर में ये मूर्ति पटक देने का विश्वास भी शायद वो दिला रहे होंगे कि हमें फटाफट जो है महीने भर में ये मूर्ति बनाकर दे दूंगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, तो ये तो क्लियर है कि मूर्ति जो है वो संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी कि जो टोपी की नोक थी और उससे जो दूसरा बटन था वहां तक की ऊंचाई लगभग जो है 2 फीट की वो मूर्ति थी, जिसे कहते हैं बस्ट। और वह सुंदर थी, यानी कि मूर्ति काफी सुंदर थी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे और कुछ मासूम से लग रहे थे और कुछ कमसिन लग रहे थे। फौजी वर्दी थी। मूर्ति को देखते ही नेताजी द्वारा दिए गए नारे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो है नारे याद आने लगते थे। यानी कि बहुत एक तरह से प्रभावी थी मूर्ति, सुंदर थी, प्रभाव पड़ रहा था लोगों पर उसका। इस दृष्टि से
यह सफल और सराहनीय प्रयास था। यानी कि जब इतनी सारी चीजें हो पा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि काफी ये प्रयास जो है काफी सफल हुआ है और सराहना करने योग्य है। केवल एक ही कसर थी कि जो खटकती थी। अब देखिए एक ही कसर थी वहां पर जो खटकती थी उस मूर्ति में, वो क्या थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब देखिए जो मेन पार्ट था इस मूर्ति का वो था कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे एक सामान्य सचमुच के चश्मे का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। और हवालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तब उन्होंने इस चौराहे पर पान खाने के लिए जब वो रुके तो उन्होंने इस चीज को लक्षित किया, यानी कि इस चीज को उन्होंने देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। या जब उन्होंने देखा कि मूर्ति बहुत सुंदर है नेताजी की, सारी चीजें सब कुछ ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों में एक सचमुच का चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, तो उनकी आंखों में एक कौतुक भरी मुस्कान जो है उनके चेहरे पर आ गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ी और आगे बढ़ गई तब हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अब जीप जो है कस्बे से आगे बढ़ गई और हवलदार साहब अब भी उस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वो उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कस्बे के नागरिकों का ये जो प्रयास है, यानी कि एक तरह से लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने का, लोगों को ज्ञान देने का ये जो प्रयास है, इसकी सराहना करनी चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है और देशभक्ति का भी है। आजकल देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि महत्व जो है उस मूर्ति का के रंग रूप का या कद का नहीं है, उस भावना का है, जो भावना जिस भाव से उसमें वो चश्मा लगाया गया है। वरना तो आजकल देशभक्ति का भी लोग मजाक ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं दूसरी बार जब हवलदार साहब उस रास्ते से गुजरे तो मूर्ति में उन्हें कुछ अंतर दिखाई दिया। अब देखिए फिर से 15 दिन बीत चुके थे और दोबारा से हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे। आज उनकी नजर फिर से उस मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने जब मूर्ति को देखा तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर पाया, यानी कि उन्हें लगा कि आज भी कुछ अंतर है मूर्ति पर। और उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब देखिए उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि आज कुछ कुछ अलग लग रही है मूर्ति। तो जब उन्होंने चश्मे को देखा तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जो मूर्ति पर चश्मा है वो आज अलग लगा हुआ है, क्योंकि जो पहला चश्मा था वो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तो तार के फ्रेम वाला एक गोल चश्मा है। हवालदार साहब का कौतुक आज फिर बढ़ा। वो कहते हैं वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब देखिए उन्होंने कहा ये सारी चीजें वो अभी किसी से कह नहीं रहे हैं लेकिन खुद ही नोटिस कर रहे हैं। अब वो तीसरी बार आए तो उन्होंने देखा कि फिर से नया चश्मा था, यानी कि फिर अगले 15 दिन बाद जब वो आए तो फिर से देखा उन्होंने नया चश्मा था। हवलदार साहब को आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। और एक बार जब कोतहूल दुर्दमनीय हो गया तो पान वाले से ही पूछ लिया, यानी कि एक बार जब उनका आश्चर्य रोके नहीं रुका, उनका कोतहूल जो है रोके नहीं रुका, क्योंकि हर बार वो आते थे, हर 15 दिन में जब वो आते थे तो वो देखते थे कि मूर्ति पर हर बार चश्मा चेंज रहता है, हर बार चश्मा अलग है। ठीक है, तो इस बार देखिए क्योंकि उनका रूटीन था, चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे, वहां से फिर आगे बढ़ते थे, तो इस बार से वो जो है वहां पर रुक गए और उन्होंने उस पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? तो उन्होंने आखिर पान वाले से पूछ लिया।
कि क्यों भाई तुम्हारे नेताजी का ये चश्मा जो है हर बार कैसे बदल जाता है। तो जो पान वाला था उसने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, ठीक है। अब देखिए जिसके मुंह में पान ठूसा हो, जिसके मुंह में पान भरा हो, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से बात करता है। आपने देखा होगा कई बार जो लोग जो इस तरह के जो बाजार में मिलने वाले पान सुपारी हैं या पान है, जब वो मुंह में डालते हैं ना तो किस तरह से बात करते हैं आपको पता है ना। बिल्कुल मुंह एकदम उनकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं होती क्योंकि मुंह में पूरा भरा रहता है। तो देखिए पान वाले का जो मुंह है वो खुद ही पान उसमें ठुसा हुआ था, यानी कि बहुत भर भर के उसने पान डाला हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, थोड़ा सा काला था, मोटा था और खुशमिजाज आदमी था। हवालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो पहले तो आंखों ही आंखों में हंसा, क्योंकि उसका जो फेस था, मुंह था, वो तो भरा हुआ था पान से। तो वो आंखों ही आंखों में हंसा जब हवलदार साहब ने ये प्रश्न किया, और उसकी तोंद थिरकी, यानी कि बहुत बड़ी सी तोंद थी उसकी, और जब वो आंखों में हंसा तो उसकी तोंद भी हंसी साथ में। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, और उसने पीछे मुड़ा और दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल लाल बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्योंकि यहाँ पर जो हवलदार साहब थे उन्होंने पूछा था कि क्यों भाई तुम्हारी ये मूर्ति का चश्मा जो है आए दिन कैसे बदल जाता है। तो तब उसने बताया कि ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, उन्होंने पूछा हवलदार साहब ने कि क्या करता है, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाए। वो कहता है कि चश्मा चेंज कर देता है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। तो हवलदार साहब ने उससे पूछा कि क्या मतलब है भाई, क्यों चेंज कर देता है वो चश्मा। हवलदार साहब जो है अभी भी समझ नहीं पाए थे, यानी कि उन्हें अभी भी समझ नहीं आया था कि आखिर क्यों वो चश्मे वाला इस तरह की हरकतें करता था, क्यों वो चश्मे जो है खुद से रोज रोज बदल दिया करता था। तो उन्होंने कहा, अब उसने एक्सप्लेन किया, जो वहां पर पान वाला है उसने इस बात को एक तरह से विस्तार पूर्वक बताया हवलदार साहब जी को। उन्होंने कहा, देखिए कोई ग्राहक आ गया, समझो उसे चौड़े चौखट का चश्मा चाहिए, ठीक है। तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और मूर्ति पर दूसरा बिठा दिया। तो समझे आप, वो क्या करता था कि जैसे आज आते ही उसने जैसे मूर्ति पर जो चश्मा उसने लगाया होगा, तो वो क्या करता था, उसी मूर्ति को जब वो दूसरा कोई ग्राहक आ गया, मान लो थोड़ी देर बाद कोई दूसरा ग्राहक आ जाता है, तो वो क्या करता था, वो देखता था कि उसको उसी तरह के चश्मे की जरूरत है, वो उसी तरह का चश्मा पहनती है। तो वो उसने क्या किया, तुरंत जो है वहां से निकालकर वो चश्मा उस व्यक्ति को दे दिया, और वहां पर अपनी आंखों में दूसरा चश्मा, जो नेताजी हैं उनकी आंखों पर दूसरा चश्मा बैठा दिया। तो अब तो हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ आई। अब हवलदार साहब बात को कुछ कुछ समझ पा रहे थे, कुछ कुछ जान पा रहे थे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है पान वाला। तो वो कहते, एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की चश्मे बिना चश्मे वाली मूर्ति इतनी बुरी लगती है, नहीं बल्कि आहत कर देती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। तो ऐसा लगता है कि जो चश्मे के बिना, क्योंकि वो तुरंत ही जब भी वो चश्मा देता दूसरों को, तो वहां पर वो एक नया चश्मा जो है लाकर चढ़ा देता है, यानी कि जो भी उसके पास चश्मा होता वो उन्हें चढ़ा देता, दूसरा चश्मा लगा देता। लेकिन यहाँ पर देखिए, वह अपनी छोटी सी दुकान के उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन जब कोई ग्राहक आता तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती जैसे मूर्ति पर लगा है। देखिए क्या होता है कि जब वो उनके घर पे बहुत सारे ग्राहक आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो इस तरह से वहां पर जो यहाँ पर बताया कि मूर्ति पर जो एक तरह से फिट हो जाएगा वो चश्मा जो है लगा लगा देते हैं, और जिस भी ग्राहक को चाहिए उसको वैसे ही फ्रेम का चश्मा वो निकाल के दे देता है। तो इस तरह से तो कैप्टन चश्मे वाला, तो यहाँ पर कहते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वो कहते हैं, वाह भाई वाह, खूब, क्या आइडिया है,
लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई कि हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? क्योंकि अब उनसे रहा नहीं जा रहा था, उनका जो उत्साह था वो बढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नेताजी का जो रियल चश्मा है, जो ओरिजिनल चश्मा लगाया जाता है नेताजी को, वो कहाँ है? तो पान वाला तब तक जो है दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। जो पान वाला है वो तब तक दूसरा पान जो है मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर वह वहां आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद थिरकी, कंधे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीठ थूकी और वह मुस्कुरा दिया। मास्टर बनना भूल गया था। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि वो मास्टर बनना जो है भूल गया था। पान वाले के लिए, अब देखिए जो पान वाला था उसके लिए तो ये बहुत ही मजेदार बात थी, यानी कि खुश होने वाली बात थी, मजाक की बात थी। लेकिन हवलदार साहब के लिए ये बहुत ही चकित करने वाली और द्रवित करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर से मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, अभी भी अभी भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला कांच वाला यह तय नहीं करेगा, यह तय नहीं कर पाया होगा जो कांच वाला है कि कौन सा जो चश्मा वहां पर लगाया जाए, या कोशिश की होगी और वो असफल रहा होगा। ठीक है, वो बार बार एक तरह से उसने कोशिश की होगी कि वो पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए उनके लिए, पारदर्शी यानी कि आर पार दिखने वाला। ठीक है, कांच वाला चश्मा कैसे बनाए, और या फिर वो तय नहीं कर पाया होगा, ये सोच नहीं पाया होगा, उसने कोशिश तो जरूर की होगी लेकिन वो असफल रह गया होगा। तो कहते हैं बार बार कुछ और बारीक के चक्कर में या तो चश्मा टूट गया होगा, वो बना रहा होगा लेकिन अगर वो चाह रहा है कि इसे और बारीक किया जाए और बारीक किया जाए तो शायद वो चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा तो वो निकल गया होगा। उफ, यानी कि ये सारी चीजें जो है हवलदार साहब अपनी गाड़ी में चलते चलते सोच रहे हैं, गाड़ी में चलते चलते उन्हें एक तरह से ये सारी चीजें पता चल रही हैं। तो हवलदार साहब को सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। अब ये सारी चीजें हवलदार साहब को बहुत ही विचित्र लगी और बहुत ही आश्चर्य से भरी हुई लगी। इन्हीं ख्यालों का इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान वाले के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ बढ़े, फिर रुके, मुड़कर पीछे और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले जी का साथी है? कैप्टन चश्मे वाला जो है वो नेताजी का साथी है, या फिर आजाद हिंद का कोई भूतपूर्व सिपाही? देखिए उस टाइम पे जब जो यहाँ पर चश्मे वाला जो एक तरह से कैप्टन था उसके लिए पूछते हैं हवलदार साहब की क्या ये चश्मे वाला कोई नेता था या कोई आजाद हिंद का कोई भूतपूर्व सिपाही था। पान वाले ने नया पान खाया। अब देखिए जो पान वाला था वो फिर से एक नया पान खा रहा था। अपने मुंह को हाथ से 1.5 इंच दूर रखकर भी उसने हवलदार साहब की ओर ध्यान देकर कहा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाए और मुस्कुराकर बोले, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो देखिए उन्होंने कहा कि चश्मे वाले का साथी या कोई वो आजाद हिंद के फौजी तो नहीं, कोई भूतपूर्व सिपाही तो नहीं। तो फिर वो कहता है कि नहीं, एक तरह से वो उसने बहुत ज्यादा बत्तीसी दिखाई और वो बिल्कुल इस तरह से उसको एक तरह से सोचने लगे कि क्या वह लंगड़ा भी जाएगा फौज में। तो वो कहते हैं पागल है, वो देखो वो आ रहा है और आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा कर उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा देशभक्ति का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। तो देखिए जो हवलदार साहब हैं उन्होंने पान वाले द्वारा एक देशभक्ति का इस तरह का मजाक
किया तो ये सारी चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगी। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि बेहद बूढ़ा मरियल सा आदमी, सिर पर गांधी टोपी लगाए, आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकनी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टांगे बहुत से चश्मों के लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस टिकाकर तो इस बेचारी की दुनिया भी नहीं है, फेरी लगाती है। हवलदार साहब चक्करों में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इस दुकान की नहीं, वो पूछना चाहते थे कि इसके कैप्टन क्यों नहीं कहते, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बताने से इनकार कर दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वो कहते हैं कि ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, जो ड्राइवर था वो भी बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था, बहुत ही परेशान लग रहा था। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में गुजरते हैं और उस कस्बे से गुजरते हैं और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए, जो एक तरह से प्रयत्न है बदलते हुए, जो सारी चीजें कि मूर्ति किस तरह से होगी, कभी गोल चश्मा, कभी कुछ, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा, कभी गोल चश्मा। और यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कारण कुछ क्षण देने के लिए, तो देखिए इस तरह से उन्होंने यहाँ पर देखिए अपना एक नियम बनाया हुआ था। जो कैप्टन था वो क्या करता था कि जितनी भी एक दिन में जितने भी चश्मे हैं उन चश्मों में से वो छांट कर एक चश्मा जो है नेताजी को लगा दिया करता था। और साथ ही जो एक तरह से वो क्या करता था, जब भी किसी ग्राहक को बिल्कुल उसी तरह का, क्योंकि उसके पास बहुत सारा एक तरह से नहीं था सामान, तो अगर उसके पास कोई ग्राहक आता है और उसको बिल्कुल उसी तरह का चश्मा चाहिए होता है तो वो क्या करते थे कि चश्मे में से वो निकाल लेते थे, मूर्ति में से चश्मा, और दूसरा चश्मा वो उस पर चढ़ा दिया करते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारी ये कहानी, और इसको घर पर एक बार पढ़कर आएँ, जैसे कि परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर करेंगे, साथ ही कुछ अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न भी करेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।